नाउ वी टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ दिस लेक्चर। जो आपने डिटेल में लेक्चर देखा, हमने कोशिश की है उस लेक्चर से रिलेटेड सारे MCQs जो पास पेपर में आए हैं और वो सारे MCQs जो आएंगे आपके पेपर्स के अंदर उनको हम कवर करें। हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा, कोई लाइन नहीं छोड़ी बुक की। आई होप आई विश कि अच्छे से अगर ये MCQs समझ लेते हो, नहीं कि वेरिएशन समझ लेते हैं, तो आप हर तरह के MCQs का आंसर देने के लिए रेडी हैं। जैसे कि आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक था और उसके MCQs टॉपिक था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ MCQs। तो आज का पहला MCQs आपको नज़र आ रहा है, आप रीड कर चुके हैं, तो मेरे साथ दोबारा से एक दफ़ा रीड कीजिएगा और की पॉइंट को जानिएगा कि क्या आपने आंसर करना है। स्टेटमेंट है, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड इन, ऑप्शंस हैं 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर जिंक ऑक्साइड सोल्यूशन, 1 मोलर 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन और 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं। आपने जानना है कि जब कभी जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो जिंक को किस टाइप के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, उस मेटल को सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए। तो आपको याद है रूल ये है, बल्कि डेफिनेशन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि आप कभी भी किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो आप उस मेटल के अपने ही 1 मोलर आयंस के अंदर आप उसको डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे आप देखें कि जिंक है, तो जिंक के 1 मोलर आयन कहाँ से प्रोड्यूस होंगे, किस सोल्यूशन में से प्रोड्यूस होंगे? तो नज़र आ रहा है द राइट ऑप्शन 1 मोलर जिंक सल्फेट अल्फा। यहाँ देखिएगा कि हमारे पास ये जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है इन द फॉर्म ऑफ एक्वस वाटर। जब आप इसको आयोनाइज करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू डाई पॉजिटिव आयन, 1 मोलर एक्वस आयन बन जाएंगे और 1 मोलर सल्फेट आयंस बन जाएंगे इन एक्वस। तो यही हमारा आंसर है कि वी रिक्वायर 1 मोल आयंस। तो 1 मोल आयन है तो हमारा राइट ऑप्शन जो है अल्फा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2, temperature for the measurement of standard electrode potential are respectively का वर्ड एक्स्ट्रा लग गया। आपने बताना है द टेम्परेचर फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मेजरमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर रखा हुआ है। आसान सवाल है, क्या आंसर देने जा रहे हैं आप? इज इट 273 केल्विन, इज इट 298 केल्विन, 0 केल्विन या 100 केल्विन? तो राइट ऑप्शन है 273 केल्विन। क्या ये राइट ऑप्शन है? नहीं, सॉरी, ये गलत राइट ऑप्शन हाईलाइट हो गई है। राइट ऑप्शन ये नहीं है। आप बताइएगा राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन तो 25 सेल्सियस होता है, दैट इज 298 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जब हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो हमने 298 केल्विन बीटा रखना होता है। सो अल्फा इसकी राइट ऑप्शन नहीं है, इसकी राइट ऑप्शन बीटा है इस MCQs की। आप इसको याद रखिएगा। 25 सेल्सियस भी टेम्परेचर लिखा जा सकता है और 298 केल्विन भी लिखा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की। क्वेश्चन नंबर 3, when zinc strip is dipped into its own 1 molar solution then it got dash charge and solution becomes dash charged। तो ऑप्शंस है नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव। तो आप बताइएगा क्या राइट ऑप्शन होनी चाहिए। आप की पॉइंट समझे स्टेटमेंट में क्या है। की पॉइंट है कि जब जिंक स्ट्रिप को उसके अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है तो जिंक स्ट्रिप पे क्या चार्ज आएगा। तो आपने सोचना है कि जिंक ऑक्सीडाइज होती है या रिड्यूस होती है। तो हमें पता है कि जब जिंक स्ट्रिप को उसको अपने ही 1 मोलर आयंस के अंदर सॉलिड को डिप किया जाता है तो सॉलिड जो है इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देता है और गोइंग टू कन्वर्ट इनटू जिंक आयंस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और उस जिंक के बहुत सारे एटम आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में उतर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप के अंदर ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, स्ट्रिप के अंदर रहेंगे। एटम की तादाद स्ट्रिप में कम होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन जो है हर आयन अपनी स्ट्रिप में छोड़ता जा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रिप के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में नेगेटिव चार्ज आता है और सोल्यूशन में पहले से ज़्यादा पहले 1 मोल आयंस थे। अब क्या है, अब बहुत सारे जिंक सॉलिड स्ट्रिप से भी आयन आ गए, जिंक एडअप हो गए। एडअप होने से क्या हुआ? ओवरऑल आयंस की तादाद ज्यादा, सोल्यूशन बिकम पॉजिटिव एंड स्ट्रिप बिकम नेगेटिव। तो राइट ऑप्शन अल्फा। सोल्यूशन देन मोलर सोल्यूशन दैट इट गोट नेगेटिव, स्ट्रिप नेगेटिव चार्ज एंड सोल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। नाउ वी टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। जितने भी चारों ऑप्शन में कंडीशन दी है सब करेक्ट कंडीशन है, सब कंडीशन रिक्वायर्ड है।
लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो रिक्वायर्ड नहीं, हमने वही तलाश करनी है। अब वन बाय वन देखते हैं और आप साथ साथ बताइएगा कौन सी रिक्वायर्ड है कौन सी रिक्वायर्ड नहीं। अल्फा में देखते हैं, इज इट 25 सेल्सियस टेम्परेचर? यस, अभी मैंने बताया पिछले एमसीक्यूज के अंदर 25 सेल्सियस या कैल्विन में कन्वर्ट कर ले टू 98 कैल्विन, एक ही बात है, ये तो रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयरी इस पे किया जाता है, क्या डेफिनेशन है? When a metal dipped in its 1 molar solution at 298 Kelvin temperature, the potential difference set up between electrode and its solution is called standard electrode potential. तो ये पहली कंडीशन तो है। बीटा की बात करते हैं, 1 molar electrolyte, yes, आपको पता है कि बार बार बोला कि अपने ही 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, अपने ही 1 मोलर आयोनिक सोल्यूशन के अंदर, मतलब अगर मेटल स्टिप है लाइक जिंक स्टिप है तो जिंक के आयन ही होने चाहिए, कॉपर स्टिप है तो कॉपर के आयन ही होने चाहिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे यहाँ ऊपर मैंने दिखाया 1 मोल जिंक सल्फेट या आयोनाइज होगा, 1 मोल जिंक आयन और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। सो ये कंडीशन भी रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है। 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट विच मस्ट प्रोड्यूस 1 मोलर H आयन, 1 मोलर जिंक आयंस। तो मे बी। नाउ नंबर सी पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम स्टेट, तो ये भी आपने पढ़ा कि जब एक मेटल स्ट्रिप आयोनाइज होती है, सोल्यूशन में उसके आयंस जाते हैं तो बहुत सारे आयंस फिर वापस स्ट्रिप पे भी लगते हैं, रिड्यूस होते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जब बराबर होता है तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तब ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। बुक की लाइंस हैं, पास पेपर में यह बात पूछी जा चुकी है, आपने इसको याद रखना है। तो इसका मतलब है राइट, पहली तीनों ही तो कंडीशन है। चौथी की बात करते हैं, डेल्टा की 1 मोलर HCl सोल्यूशन, तो 1 मोलर HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, लेकिन इस केस में नहीं, वो तो शी को कैलकुलेट करने के लिए शी की कैलकुलेशन में यूज़ होता है। यहाँ तो हमें 1 मोलर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, जौन सा भी आप स्टेप डिप करेंगे तो फिर डेल्टा जो होती है ये तो फिक्स है किसी एक के लिए, लेकिन बाकी तीनों जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अवेलेबल होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशंस हैं। सो राइट ऑप्शन हमारी है डेल्टा 1 मोलर HCl, इसको छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन हर दफ़ा नेसेसरी है। क्वेश्चन नंबर 5, the potential set up when an electrode is in contact with 1 molar solution of its own ions at 298 Kelvin is known as। बहुत आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। आई वांट टू चेक आप क्या जवाब देते हैं। इज इट द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बीटा ऑप्शन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ली ऑप्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपको लग रहा है कि शायद इसका आंसर बीटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीटा के साथ साथ हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और जब आप एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर रहे हो तो आप उसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ अबव डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, शी हैज ऑर्बिटरली बीन चूजन एज, यानी शी की टेम्परेरी वैल्यू क्या ली हुई है फिक्स कंडीशंस के ऊपर। जब आप 1 मोल हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं डिवाइस के अंदर और 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 मोलर HCl आयंस होंगे सोल्यूशन के अंदर, प्लैटिनम की वायर हैंग कर रही होगी। शी की अरेंजमेंट बता रहा हूँ, आपने बुक से पढ़ा भी है, आपने बुक से अच्छी तरह रीड भी करना है और हमारी किड सीरीज़ के MCQs बहुत गौर से देखने हैं। वो सारे MCQs जो बड़ी वेरिएशन के साथ इन बातों को कवर करते हैं और ज़्यादा वैराइटीज़ हमने वहाँ पर बातें डिस्कस की हुई है विद सोल्यूशंस। सो आप लाजमी है, मस्ट है कि आप उन MCQs को जरूर स्टडी करें, रीड करें। तो क्या वैल्यू है, क्या यूनिटी, नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो, क्या वैल्यू चूज की हुई है? तो राइट ऑप्शन डेल्टा, हमने जीरो वैल्यू रखी हुई है। आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आ चुका है, इसको हमने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द एलिमेंट विच हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज कैरीड डैश चार्ज ऑन इट। ऑप्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, यूनिपॉजिटिव। क्या ख्याल है आपका? की पॉइंट समझे, की पॉइंट क्या है? यानी एक ऐसा एलिमेंट जब अपने ही 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है, जैसे अभी मैंने डिटेल में जिंक की बात की है पहले MCQs के अंदर, तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि अगर एक मेटल को अपने ही आयंस के अंदर डिप करते हैं तो देखना ये है कि वो मेटल स्ट्रिप आयोनाइज होकर सोल्यूशन में उतरती जाएगी, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, और या सोल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट 1 मोलर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। दो ही तो ऑप्शन होती हैं, या स्ट्रिप डिसॉल्व हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, या स्ट्रिप पहले से भी ज़्यादा हैवी हो जाती है। आयोनाइज तब होती है जब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो, ऑक्सीडाइज होने की, आयोनाइज होने की वैल्यू ज़्यादा हो और रिडक्शन की वैल्यू कम हो। लेकिन हैवी तब होती है मेटल जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ज़्यादा हो, आयंस डिपॉजिट ज़्यादा हो, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन प्रोसेस ज़्यादा हो। तब आपने यहाँ पर ये देखना है
कि हुआ क्या, यहाँ तो बात साफ बताइए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसका मतलब है ये एलिमेंट, ये स्टेप, ये मेटल डिसॉल्व हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। और जब भी कोई मेटल स्टेप यहाँ डिसॉल्व होती है तो ये जो सेकंड रिएक्शन मैंने बताया कि सॉलिड जैसे आयोनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन देता जाता है, इलेक्ट्रॉन स्टेप में ही रहते हैं, रिमेनिंग स्टेप में, और स्टेप हो जाती है नेगेटिवली चार्ज और सोल्यूशन हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या ऑप्शन होनी चाहिए, क्या चार्ज आना चाहिए? तो डेफिनेटली राइट ऑप्शन है बीटा, नेगेटिव चार्ज विल बी ऑन द स्टेप। अच्छा, अगर यही सवाल आपको वेरिएशन से उल्ट करके पूछा जाए और आपको ये पूछा जाए द एलिमेंट विच हैज मोर reduction potential value than its oxidation potential value, then that still will carry dash charge on it, तो क्या आंसर देंगे? डेफिनेटली अब आप समझ गए हैं। अब जो आपका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव इसलिए होगा कि अब सोल्यूशन में से बहुत सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेप पे लग जाते हैं, स्टेप में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन होकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, तो स्टेप हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। और सोल्यूशन में से बहुत सारे पॉजिटिव आयन न्यूट्रल एटम की फॉर्म में मेटल स्टेप पर लग गए हैं, सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। पहले कंपैरिजन में ये चार्ज सोल्यूशन में बराबर होता है, सल्फेट और जिंक आयन बराबर होते हैं, लेकिन जब जिंक कम हो जाएंगे, लग जाएंगे स्टेप के ऊपर, तो सल्फेट ओवरऑल सोल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज, then strip or metal will be positively charged. Now we talk about another very important question, which when copper strip is dipped in its on 1 molar solution, then आप बताइएगा जब कॉपर स्ट्रिप को अपने ही 1 मोलर आयंस के अंदर डिप किया जाता है तो कॉपर की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो इसका आसान तरीका है चेक करने का कि किस एलिमेंट की कौन सी पार्ट ज़्यादा है, कौन सी कम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प ले लें। हाइड्रोजन रेफरेंस है, सेंटर में लिखा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अगर कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से पोजीशन में ऊपर है तो आप जान जाइएगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, इवन नेगेटिव वैल्यू होती है। और जो एलिमेंट हाइड्रोजन से नीचे है पोजीशन में उनकी ऑक्सीडेशन वैल्यूज़ कम होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो पॉजिटिव डिजिट से शो किए जाते हैं। और आप सोचें कॉपर की पोजीशन कहाँ पे, जिंक तो हाइड्रोजन से ऊपर था और कॉपर हाइड्रोजन से पोजीशन में नीचे है, और जो एलिमेंट नीचे होता है हमेशा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करके डिपॉजिट होने की वैल्यू ज़्यादा होती है। इस केस में जब आप कॉपर स्ट्रिप को उसके ही 1 मोलर आयंस के अंदर डिप करेंगे, ऐसे जैसे ये एक्वस फॉर्म में इसके 1 मोलर आयन है, तो फौरन ही ये स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में से जो आयन है स्ट्रिप की तरफ जाएंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस होगा और सॉलिड एटम की फॉर्म में सोल्यूशन के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन प्रोसेस। सो इसके रिजल्ट में आप देखेंगे स्ट्रिप के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव सॉरी, स्ट्रिप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू द कॉपर क्यूप्रिक आयन, तो सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में ज़्यादा होगा और स्ट्रिप पॉजिटिव, बिल्कुल ऑपोजिट टू जिंक सल्फेट। ओके, तो फिर हम देखते हैं इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। सर अल्फा में लिखा हुआ मोर क्यूप्रिक आयंस आर फॉर्म फ्रॉम कॉपर स्ट्रिप। अभी हमने फाइनल किया, ऐसा तो नहीं होगा, बल्कि सोल्यूशन के आयंस रिड्यूस होंगे कॉपर एटम्स के अंदर। पहली बात तो जिंक के लिए तो ठीक हो सकती है, इसके लिए ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन में लिखा है मोर कॉपर एटम्स आर फॉर्म फ्रॉम क्यूप्रिक आयंस, बहुत डिटेल से बात की, ऐसा ही होने वाला है। हाइड्रोजन से पोजीशन से नीचे वाले जो एटम है हमेशा ये बीटा ऑप्शन को फॉलो करते थे, अभी तक बीटा में सही लग रही है, लेकिन सी और डी भी पढ़ रहे थे, मे बी उनमें से भी कोई सही ना हो। तो सी, इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय कॉपर एटम्स एंड डिपॉजिटेड ऑन स्ट्रिप। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन आयन ने गेन किए हैं, लेकिन आयन ने गेन किए हैं, एटम ने गेन नहीं किए। ऑप्शन में तो एटम लिखा हुआ है, सो ये बात सही नहीं, एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, एटम या तो लूज करता है या कुछ नहीं करेगा, बट इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला क्यूप्रिक आयन होता है, सो सी भी सही नहीं है। डेल्टा, क्यूप्रिक आयन फर्दर लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एटम्स। क्यूप्रिक आयन ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, अब और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। अब इसका जो वैलेंस है वो स्टेबल हो चुका है, एटम स्टेबल हो चुका, आयन स्टेबल हो चुका है, फर्दर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो ये बात भी सही नहीं, तो सो राइट ऑप्शन क्या होगी फिर हमारी, ओनली बीटा इज आर राइट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन है, जरा गौर से देखिएगा, आपने आंसर करना है। इसका स्टेटमेंट है इफ अ मेटल इज गॉट नेगेटिव चार्ज। अब आप समझ जो गए नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब मेटल ऑक्सीडाइज होती है, एटम स्टेप से आयन की फॉर्म में सोल्यूशन में उतर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वापस छोड़ जाते हैं। On dipping into its own 1 molar ionic solution, then it means its standard reduction potential is dash than its oxidation potential। आप बताएं
कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज डैश देन इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आप देख चुके हैं कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग की एबिलिटी ज़्यादा है। स्ट्रिप के सोल्यूशन में नेगेटिव स्ट्रिप होती ही तब है जब आयन स्ट्रिप से सोल्यूशन में आते हैं, और स्ट्रिप नेगेटिव हो जाती है, सोल्यूशन पॉजिटिव हो जाता है। ये होता तब होता है जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन से पोजीशन से ऊपर हो, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा और रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं पिछले एमसीक्यूज के अंदर। तो यहाँ पे भी आपने फाइनल किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है और रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो क्या ऑप्शन होनी चाहिए? मैंने पहले ही कहा था आपने टिक करना है। क्या हायर, लेसर, इक्वल, वेरी वेरी लेसर, या वेरी वेरी लेस, या वेरी वेरी लो? व्हाट यू से अबाउट दिस? तो आपने जैसे भी चेक किया, उसने पूछा इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या लेसर का आंसर आएगा? लेसर देन इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये बात सही है, लेसर का ही आएगा कि वो इससे लेसर है। अब आप सोच रहे हैं कि वेरी वेरी लेसर या लेसर, तो यहाँ जो बेस्ट है वो लेसर ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी लेसर जो है जब तक हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं होगा तब तक हमें बताना मुश्किल होगा। तो इस वजह से आपने लेसर को प्रेफर करना है कॉमन में। तो ये हमारे पास आपने देखा कि इसका आंसर बनता है लेसर। अब देखते हैं मैंने क्या हाईलाइट किया। तो मैंने अल्फ़ा हाईलाइट किया, अल्फ़ा इसका राइट ऑप्शन नहीं है, इसका राइट ऑप्शन क्या है? बीटा। अच्छा ये बताइएगा इसका अल्फ़ा राइट ऑप्शन कब हो सकता है? आप सोचें, स्टेप इसको क्वेश्चन को चेंज करें। इफ अ मेटल इज गॉट नेगेटिव चार्ज ऑन डिपिंग इनटू इट्स ऑन 1 मोलर आयोनिक सॉल्यूशन देन इट मीन्स इट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डैश देन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल। तो आप फिर कह सकते हैं हायर। अब ऑक्सीडेशन को पहले रखा, रिडक्शन को बाद में रखा, अब वर्ड यूज़ कर सकते हैं हायर। हायर का वर्ड यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली राइट ऑप्शन हमारी अब इस के लिए सेकंड क्वेश्चन के लिए अल्फा हो सकती है। नंबर 10, द नेगेटिव चार्ज ऑन द जिंक रॉड विल अट्रैक्ट एन एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड जिंक आयंस अराउंड द रॉड इन इट्स 1 मोलर सोल्यूशन टू फॉर्म AN। जब आप एक स्ट्रिप को उसके अपने ही सोल्यूशन के अंदर डिप कर देते हैं तो आपने देखा कि स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोल्यूशन में जितने भी पॉजिटिव चार्ज आइन है वो स्ट्रिप की दोनों साइडों पे इस तरह से लेयर बना लेते हैं। ये आपने बुक में भी इस चीज़ को देखा है, जैसे कि हम उसने बुक पे क्या किया, दिखाया, क्या डायग्राम दिखाई कि एक जिंक की स्ट्रिप को उसके ही 1 मोलर ऑन सोल्यूशन के अंदर आपने किया डिप। तो यू विल ऑब्जर्व कि जिंक के स्ट्रिप के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज और सोल्यूशन में जो प्रेजेंट जिंक पॉजिटिव थे, डाई पॉजिटिव, वो सारे के सारे आयन जो है वो राउंड अबाउट इस स्ट्रिप के पास ही हैं। जितने भी पॉजिटिव आयन हैं दोनों तरफ स्ट्रिप को कवर कर लेते हैं। इस तरह से एक तरह से आप देखें तो लेयर बना लेते हैं अराउंड दी सेंट्रल मेटल। तो अब आप बताइएगा इसके लिए क्या बात सही है कि ये सारी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, क्या बन गया? ऑप्शन अल्फा में लिखा है जिंक ऑक्साइड लेयर ऑन द रॉड। क्या जिंक ऑक्साइड की लेयर रॉड के ऊपर बन गई है? तो ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा हमने, ये तो बात सही नहीं है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, क्या ये इलेक्ट्रोड अब न्यूट्रल हो गया? बिकॉज इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव उसके सराउंडिंग में आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव बराबर तकरीबन लग रहे हैं, तो क्या ये इलेक्ट्रोड न्यूट्रल हो गया? अगर आप ये सोच रहे हैं हाँ तो जवाब है गलत, नो, ये गलत बात है, अभी तो न्यूट्रल नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हमने पढ़ी। ये सिर्फ उसकी सराउंडिंग में है, इलेक्ट्रोलाइट तो अभी भी, इलेक्ट्रोड तो अभी भी नेगेटिव ही है। फिर नंबर सी में लिखा हुआ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। तो नज़र तो यही आ रहा है कि दरमियान में नेगेटिव चार्ज है, सराउंडिंग में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक तरह से एक लेयर सराउंडिंग में पॉजिटिव है और मेटल नेगेटिव, 2 लेयर बन गई नेगेटिव पॉजिटिव, तो लग तो रहा है डबल लेयर। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा राइट ऑप्शन है, डेल्टा को देख लेते हैं। डेल्टा में लिखा हुआ है सॉल्ट ब्रिज। क्या सॉल्ट ब्रिज बन गया? हाँ लग रहा है जैसे कोई ब्रिज बन गया, बट ऐसा तो नहीं। सॉल्ट ब्रिज तो 2 हाफ के दरमियान में होता है, पूरे गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के एमसीक्यूज में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ तो सॉल्ट ब्रिज की कोई बात नहीं। सो राइट ऑप्शन कौन सी होनी चाहिए? ज़रा गौर से देखिएगा, मैं हाईलाइट करता इस दफ़ा आपको चेक कर रहा था, आप खुद ही आंसर देते हैं। तो यस, राइट ऑप्शन सी, बुक की लाइन है, बुक के वर्ड्स हैं, बुक पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। बाकी तीनों बातें सही नहीं है, लेकिन ये सी वाली बात इसके लिए सही है। तो इस तरह से मैंने एक छोटे से टॉपिक से बहुत वेरिएशन से सवाल बनाए। आपने ज़्यादा वेरिएशन के लिए हमारी किट सीरीज़ की प्रैक्टिस बुक, प्रेप बुक सारी देखें, पास पेपर्स के कवर सवाल भी वहाँ पे हमने कवर किए हुए हैं, तो आप देखेंगे आपकी बहुत अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी।